गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है उदारवादी राष्ट्रवाद। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को 3 भागों में बांटा जाता है। उसमें जो पहला काल है 1885 से 1905 तक का, उसे कहा जाता है उदार राष्ट्रीयता का काल। तो आज हम इस अध्याय में उसी उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उदारवादियों की विचारधारा एवं कार्य पद्धति के बारे में। सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लेते हैं ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति। यद्यपि उदारवादी नेता देशभक्त थे, लेकिन फिर भी उनके हृदय में ब्रिटिश सरकार द्वारा हमारे देश के लिए जो भी कुछ किया गया, उसे लेकर उनके हृदय में कृतज्ञता का भाव था और इसीलिए वे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति राजभक्ति भी रखते थे। वे ब्रिटिश शासन के बड़े प्रशंसक थे। उनका ये मानना था कि अंग्रेज़ों के आने से भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हुई है। हमारे देश में शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ है। अंग्रेज हमारी रक्षा करने में भी समर्थ है। तो इन सब चीज़ों को लेकर उनके मन में ब्रिटिश शासन के प्रति बड़ा प्रशंसा का भाव था। दूसरा पॉइंट है अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास। उदारवादियों को अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास था। उनका ये मानना था कि अंग्रेज स्वभाव से न्यायप्रिय होते हैं और यदि उन्हें भारतीय दृष्टिकोण का सही ज्ञान करा दिया जाए तो वे इसे स्वीकार कर लेंगे। नेक्स्ट है ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के हित में समझना। उदारवादियों का ये मानना था कि ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के हित में है, क्योंकि उनका ये मानना था कि ब्रिटिश शासन ने हमें अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात, संचार की व्यवस्था आदि कई उपयोगी चीज़ें प्रदान की हैं। साथ ही ब्रिटिश शासन भारत की रक्षा करने में भी समर्थ है। अतः उनका ये मानना था कि ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के हित में है। नेक्स्ट है क्रमिक सुधार में विश्वास। उदारवादी क्रमिक सुधार की धारणा में विश्वास करते थे। उनका ये मानना था कि हम एकदम ही प्रतिनिधियात्मक शासन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः तत्कालिक रूप से वे प्रशासन में, विधायी परिषदों में, सेवाओं में, रक्षा सेवाओं में सुधार चाहते थे। वे क्रांतिकारी परिवर्तन के विरुद्ध थे। नेक्स्ट है उदारवाद का लक्ष्य राजनीतिक स्वशासन। उदारवादियों का अंतिम लक्ष्य था भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति। वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की स्थापना चाहते थे। नेक्स्ट है उदारवादियों की कार्यपद्धति संवैधानिक साधनों में विश्वास। उदारवादी हिंसा और संघर्ष के विरोधी थे। वे संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे और उनके साधन थे प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र और प्रतिनिधि मंडल। अब हम देखते हैं उदारवादियों की कमियां। पहली कमी है अप्रभावशाली साधन। उदारवादियों के द्वारा जो साधन अपनाए गए वे प्रभावशाली नहीं थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख बहुत सी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए, बहुत सारी याचनाएं प्रस्तुत की, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिटिश शासन ने उनकी मांगों के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने जिन साधनों का प्रयोग किया वे अत्यंत साधारण थे। उनका ब्रिटिश शासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसीलिए उग्रवादियों ने उनके द्वारा अपनाए गए साधनों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया। दूसरा है आंशिक देशभक्ति। जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि उदारवादियों की राजभक्ति ब्रिटिश शासन के प्रति भी थी और जब किसी देश के द्वारा
अपने देश पर शासन किया जा रहा हो तो व्यक्ति राजभक्ति या देशभक्ति दोनों में से किसी एक ही मार्ग को अपना सकता है। चूँकि उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मिलन हो जाता है, अतः उनकी देशभक्ति आंशिक होकर रह गई। नेक्स्ट है राजनीतिक मनोवृत्ति सही नहीं। उदारवादियों की राजनीतिक मनोवृत्ति सही नहीं थी। उनका अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था, जो सही नहीं था। उनका ये मानना था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के हित में है, जबकि अगर देखा जाए तो यद्यपि अंग्रेजों ने कुछ सीमित क्षेत्रों में भारत की प्रगति में योगदान दिया, लेकिन फिर भी सामूहिक रूप से देखा जाए तो ब्रिटिश शासन हमारे देश के विनाश का ही कारण था। नेक्स्ट है उदारवादी नेता जननेता नहीं थे। जो उदारवादी नेता थे उनको हम जननेता नहीं कह सकते, क्योंकि उनका साधारण जनता से कोई संपर्क नहीं था। अब हम बात करते हैं उदारवाद के महत्व की। फर्स्ट इसमें हम लेते हैं ब्रिटिश शासन के दोष स्पष्ट करना। उदारवादियों ने भारतीय जनता के सामने विदेशी शासन के दोष स्पष्ट किए और उन्होंने एक तरीके से जो उग्र राष्ट्रवादी थे उनको विदेशी शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए एक शक्तिशाली शस्त्र प्रदान किया। दूसरा पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीयता के जनक। उदारवादी भारत में राष्ट्रीयता के जनक थे। उन्होंने देशवासियों को शिक्षा दी कि उन्हें अपने हृदय में राष्ट्रीयता की भावना को धारण करना चाहिए। नेक्स्ट है भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा। उदारवादियों ने भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा दी, भारतीय जनता को लोकतंत्र स्वतंत्रता के आदर्शों का ज्ञान कराया, उन्हें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श के लिए एक संगठन प्रदान किया। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार तैयार करना। यद्यपि उदारवादियों ने स्वयं कोई आंदोलन नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक पृष्ठभूमि तैयार की जिसके आधार पर ही भविष्य में स्वतंत्रता हेतु विभिन्न आंदोलन किए जा सके। लास्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। उदारवादियों की जो सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी वो थी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। यद्यपि यह अधिनियम भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका था, लेकिन फिर भी देश के संवैधानिक विकास में यह एक प्रगतिशील चरण था। तो हम ये कह सकते हैं कि अपनी समस्त कमियों के बावजूद भारत में राष्ट्रीय जागृति की दिशा में उदारवादियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा। अब हम बात करें प्रमुख उदारवादी नेता कौन से थे। तो प्रमुख उदारवादी नेता थे ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। इनमें गोपाल कृष्ण गोखले सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। थैंक यू।